कुछ समय बाद मीनाक्षी जी मेघा के अपार्टमेंट के बाहर पहुंच गई और सोच रही थी कि वो अंदर कैसे जाए, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी थी जहां बिना जान पहचान के जाया नहीं जा सकता था। इसीलिए वो इधर उधर ऐसे देख रही थी जैसे चोरी करने आई हो। तभी अचानक उनके घुटने पर आकर एक फुटबॉल लगा तो उन्होंने गुस्से से उस तरफ देखा जहां से वो फुटबॉल आया था। तभी आर्यन दौड़ता हुआ वहां आया और उस फुटबॉल को उठाकर वहां से जाने लगा। मीनाक्षी जी उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें किसी ने इतना नहीं सिखाया क्या? ऐसे कहीं पर भी नहीं खेलते? खेलने के लिए पार्क होते हैं, जाओ जाकर वहां खेलो। ये सुन आर्यन गुस्से से मीनाक्षी जी को घूरते हुए बोला, तो आपको भी क्या किसी ने ये नहीं बताया कि ऐसे कहीं पर खड़े नहीं होते? अगर आपको कहीं पर ताक झाक करनी है तो साइड में जाके करो ना, ऐसे सबके सामने क्यों कर रहे हो? वरना आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। आर्यन की बात सुनकर मीनाक्षी जी और भी ज्यादा चिढ़ गईं। पहले ही मेघा की वजह से उनका दिमाग खराब था और अब आर्यन और ध्रुव को वो गुस्से से घूर रही थी। वो गुस्से से बोली, तुमने मुझे चोर कहा? बोलते हुए वो आर्यन के हाथ से फुटबॉल छीनने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन आर्यन अपनी फुटबॉल लेकर तुरंत वहां से चला गया। ध्रुव भी उसके पीछे पीछे भागा। मीनाक्षी जी मुंह बनाते हुए बोली, ना जाने किसके बच्चे हैं, जरा भी तमीज नहीं सिखाई है माँ बाप ने। बोलकर वो वापस अपार्टमेंट की तरफ देखने लगी। उधर सिंघानिया इंडस्ट्रीज में कार्तिक अपने कैबिन में बैठा था। तभी ईशान उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, मुझे लगता है तुम्हें एक बार मिस्टर ओबरॉय से बात कर लेनी चाहिए, तभी इस बात का कोई सलूशन निकलेगा। ईशान की बातें सुनते हुए कार्तिक भी विजय ओबरॉय को, जो कि जूही के डैड थे, उन्हें कॉल करने का सोचने लगा। उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया। वो विजय जी को कॉल करने ही जा रहा था कि तभी उसने देखा कि किसी की कॉल दूसरी तरफ से आ रही थी। वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि खुद विजय जी की ही थी। रिंगटोन बजते हुए ईशान ने सवालिया नजरों से कार्तिक की तरफ देखा तो कार्तिक ने अपना फोन ईशान की तरफ घुमा दिया। ईशान सरकास्टिकली बोला, लगता है तुम्हारी और तुम्हारे ससुर जी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। वेल, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। बोलकर वो हंसने लगा। कार्तिक ने गुस्से से उसे घूरा और फिर उनका फोन रिसीव किया। फोन रिसीव करते ही सामने से विजय जी बोले, मेरा नंबर देखकर पहचान गए या फिर तुम मुझे भूल ही गए हो पूरी तरह से? कार्तिक हल्का सा हंसकर बोला, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ मिस्टर ओबरॉय, मेरी लाइफ में ये उथल पुथल आपकी वजह से ही तो है। इसके बाद भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मैं याद हूँ या मेरी बेटी याद है। ऐसा लगता है जैसे तुम सब कुछ भूल कर अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुके हो। तुम्हें तो ये भी याद नहीं कि मेरी बेटी ने तुम्हारी बहन के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। कहीं इस उथल पुथल की जड़ तुम खुद तो नहीं हो? कार्तिक चिढ़ते हुए बोला, ये आप लोग कब तक मुझे एक ही चीज के लिए बार बार सुनाते रहेंगे? आप एक ही बात बार बार बोलकर थक नहीं जाते क्या? विजय जी गुस्से से बोले, हाँ सुनाऊंगा, क्योंकि तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। तुमने वादा किया था कि तुम जूही से शादी करोगे और अब तुम अपना वादा तोड़ रहे हो। मुझे इतने हाई क्लास बिजनेसमैन से ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी जुबान से पीछे हट जाएगा। कार्तिक फ्रस्ट्रेट होकर बोला, मैंने वादा नहीं किया था, शादी की बात आपकी तरफ से की गई थी। मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं जूही से शादी करूंगा। किडनी देना ना देना जूही का अपना फैसला था। शादी की बात उसके बाद रखी गई, मैंने उसे मजबूर नहीं किया। विजय जी दांत पीसते हुए बोले, तो अब तुम किससे शादी करना चाहते हो? उससे जो तुम्हें दिखने में मेरी दूसरी बेटी मेघा की तरह लगती है? उसके लिए तुम जूही को छोड़ रहे हो? उस लड़की कियारा को तुम अभी जानते भी नहीं, उसके लिए तुम जूही को कैसे छोड़ सकते हो? चलो, आपको ये तो याद है कि आपकी एक दूसरी बेटी भी थी।
वरना मैं तो सोच रहा था कि आप उसे बिल्कुल ही भूल चुके हैं। आपको बस अपनी दूसरी बेटी और उसके किए सो कॉल्ड एहसान याद हैं। मैं मेघा को बिल्कुल नहीं भूला, और तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? तुमने तो कभी उसे अपनी बीवी समझा ही नहीं। तुमने उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी सिर्फ अपने फायदे के लिए की थी। हाँ, मैंने अपने फायदे के लिए की थी, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं? वैसे भी आपको क्या ही फर्क पड़ता है कि हम दोनों के बीच क्या था। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं कि आपको आपकी पहली बेटी की कितनी फिक्र थी। इसलिए आज तक आपने कभी किसी के सामने अपनी उस बेटी का जिक्र नहीं किया। कार्तिक सच बोल रहा था कि विजय जी ने कभी मेघा पर ध्यान नहीं दिया, उसकी केयर नहीं की, लेकिन इस वक्त विजय जी के लिए सिर्फ और सिर्फ जूही की खुशी मायने रखती थी। वहीं कार्तिक भी सोच रहा था कि अगर विजय जी को मेघा या उससे जुड़ी किसी भी चीज की थोड़ी भी फिक्र होती तो वो कम से कम एक बार तो कुहू से मिलने आते। लेकिन आज तक उन्होंने कभी कुहू से बात नहीं की और ना ही कभी उससे मिलने आए। कार्तिक तंज कसते हुए बोला, अगर आपको मेघा की इतनी ही परवाह थी तो जब हम दोनों का तलाक हुआ तो आपने उसे अपने पास क्यों नहीं बुलाया? आपने उसका साथ क्यों नहीं दिया? विजय जी सरकास्टिक होते हुए बोले, हाँ, गलत करने वाला दूसरे से पूछ रहा है कि उसने गलत क्यों किया। खैर, क्योंकि उसने हमारी बात सुनी ही नहीं। वो बहुत जिद्दी थी और उसकी जिद के चलते ही हमारे बीच दूरियां आ गई। अगर वो इस बेकार औरत के साथ हमें छोड़कर नहीं गई होती ना, तो आज सब कुछ अच्छा होता। उसे इतनी गरीबी में रहकर तुम्हारा एहसान नहीं चुकाना पड़ता। वैसे तुम्हें मेरी दोनों बेटियों का नुकसान चुकाना चाहिए कार्तिक। उनकी दो मुंही बातें सुनकर कार्तिक ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और एक गहरी सांस लेकर बोला, मुझे आपकी इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप इस मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं या नहीं। ये सुन विजय जी चौंक गए। वो हैरानी से बोले, तुम कहना क्या चाहते हो? कार्तिक बिल्कुल नॉर्मल होकर बोला, देखिए, मैं जानता हूं कि जूही ने मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए अब मैं आपके लिए भी कुछ करना चाहता हूं। मेरे हिसाब से 30 करोड़ बहुत होंगे। ये सुन विजय जी की आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन फिर वो नाटक करते हुए बोले, अब तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी की दरियादिली को पैसों से तौलने की? कार्तिक हंसा और बोला, ये बातें आप कर रहे हैं मिस्टर ओबरॉय, वो भी मुझ जैसे बिजनेसमैन से? चलिए, 50 करोड़। अब आपसे बेहतर ये कौन ही जानता है कि इस दुनिया की हर चीज की एक कीमत होती है, फिर चाहे वो चीज कोई भी क्यों ना हो। इसलिए तो आपने भी। कार्तिक उनके सामने उनका राज खोलता उससे पहले ही विजय ओबरॉय झुंझला कर बोले, जानता हूं मैं, लेकिन तुमने मेरी बेटी की जिंदगी में जो रायता फैलाया है उसके ये पैसे कुछ भी नहीं। उसने तुम पर प्यार लुटाया, पैसे नहीं। जहां एक तरफ ये सुनकर कार्तिक के बगल में बैठा ईशान हैरानी से कार्तिक को देखने लगा। 50 करोड़, इतने में तो ना जाने कितनी किडनियां आ जाएंगी। तो वही नाटक करने के बावजूद विजय जी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ ही घूम रहा था। वो मन ही मन इतनी बड़ी रकम के बारे में सोचते हुए बोले, 50 करोड़ में तो कुछ भी खरीदा जा सकता है, पर ये कार्तिक सिंघानिया तो सिर्फ एक किडनी के लिए 50 करोड़ देने को तैयार है। लेकिन फिर अचानक ही उनकी सोच बदल गई। हमें कौन सा सच में कोई दामाद चाहिए? अरे हमें तो पैसों से मतलब है। जिस तरह से हमारी बेटी पैसे उड़ाती है,
उस तरह से तो उसकी क्या, हमारी भी किडनियां जल्दी ही बिक जाएंगी। पैसे रहे तो लड़का तो कहीं से भी आ जाएगा। वैसे भी सिंघानिया परिवार के आगे बार बार नाक रगड़ने से तो अच्छा है कि मौके का फायदा उठा लिया जाए। अगर ये एक किडनी के लिए 50 करोड़ देने को तैयार है तो फिर ये और क्या कर सकता है। तभी कार्तिक ने अचानक से पूछा, सोच लीजिए मिस्टर ओबरॉय, फायदे का सौदा है। लेकिन फिर विजय जी अपना गुस्सा दिखाते हुए बोले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। अगर कीमत चुकानी ही है तो यह याद रखो कि इतनी सस्ती नहीं है हमारी जिंदगी। 150 करोड़। बोलते हुए वो शातिर मुस्कान के साथ कार्तिक के रिएक्शन का इंतजार कर रहे थे। 150 करोड़ सुनकर कार्तिक कुछ सोचने लगा। उसे पता लग चुका था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो अब आगे कुछ बोलते उससे पहले ही कार्तिक बोला, ठीक है, 150 करोड़ तो नहीं, लेकिन मैं जूही से शादी करने के लिए तैयार हूं, पर एक शर्त पे। आपको मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा कि शादी होने के बाद जूही का मेरी प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं होगा। वो सिर्फ मेरी बीवी होगी, जिसे मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगा। कार्तिक की बात सुनकर विजय जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो 7वें आसमान से सीधा धरती पर आ गिरे। अब उन्हें कार्तिक की पहले वाली डील ही सही लग रही थी। तभी कार्तिक आगे सरकास्टिकली बोला, कॉन्ट्रैक्ट पेपर मैं आपके पास भिजवा दूंगा। आप जूही से साइन करवा कर मुझे वापस भेज दीजिएगा और मुझे शादी की डेट बता दीजिएगा, ससुर जी। बोलकर वो फोन काटने को ही हुआ कि तभी अचानक उसे विजय जी की आवाज सुनाई दी। अरे सुनो सुनो, मेरी बात सुनो कार्तिक बेटा। तुम तो बुरा मान गए। अरे मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हारी बात मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी से कहूंगा कैसे। तुम तो जानते ही हो वो दोनों मेरी बात बिल्कुल नहीं मानती। इसीलिए मैं उनके सामने कुछ बड़ा रखना चाहता था, लेकिन जितना तुमने कहा है उतने में हो जाएगा। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मुझे उनसे भी सहमति लेनी पड़ेगी। ये सुन कार्तिक के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कुराहट ठहर गई। वो मन ही मन बोला, मुझे पता था लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कार्तिक ने फिर उनसे कहा, तो ठीक है, जब आप जूही और मिसेस ओबरॉय से बात कर लें तो मुझे बता दीजिएगा। और फिर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी सामने बैठा ईशान मुंह बनाकर उससे बोला, 50 करोड़ एक किडनी के लिए कुछ ज्यादा नहीं है? कार्तिक हंसते हुए बोला, 150 करोड़ से तो कम है। ये सुन ईशान के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो कंफ्यूज होते हुए कार्तिक को देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी जी अभी भी अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी और इंतजार कर रही थी कि कैसे वो कियारा से मिल पाए। तभी उनकी नजर सामने रोहन पर गई, जो ध्रुव और आर्यन के साथ आ रहा था। आर्यन के एक हाथ में फुटबॉल थी और दूसरे हाथ में आइसक्रीम। ध्रुव के हाथ में भी आइसक्रीम थी और दोनों बड़े ही मजे से आइसक्रीम खा रहे थे। तभी आर्यन के हाथ से फुटबॉल निकलकर ध्रुव से जा टकराई, जिससे उसके हाथों में पकड़ी हुई आइसक्रीम नीचे गिर गई। अपनी गिरी हुई आइसक्रीम को देखकर ध्रुव ने आर्यन को घूरा और वो तुरंत उसकी तरफ लपका। तभी मीनाक्षी जी ने उन बच्चों की ये शरारत देखी और उनके दिमाग में एक आइडिया आया और वो जानबूझकर उनसे जा टकराई, जिससे आर्यन की सारी आइसक्रीम उनकी साड़ी पर गिर गई। वो नाटक करते हुए आर्यन को डांटने वाली ही थी, लेकिन उससे पहले रोहन वहां पर आया और मीनाक्षी जी की तरफ देखते हुए बोला, सो सॉरी, प्लीज बच्चों को माफ कर दीजिए, उनसे गलती हो गई। आप चाहें तो अंदर जाकर इसे साफ कर सकती हैं। मीनाक्षी जी ने अपने कपड़ों की तरफ देखा, जिस पर आइसक्रीम का बहुत बड़ा दाग लगा हुआ था, लेकिन वो रोहन की इसी बात का इंतजार कर रही थी
अपार्टमेंट में अंदर जाने के लिए इससे बढ़िया बहाना उनके पास नहीं हो सकता था। वो तुरंत अंदर जाने के लिए मान गई। रोहन और बच्चों के साथ लिफ्ट पर आने पर मीनाक्षी जी ने खुद ही 7th फ्लोर का बटन दबा दिया। रोहन की नजर जैसे ही इस पर गई तो वो हैरानी से सोचने लगा, ये 7th फ्लोर पर क्यों जा रही हैं? उस फ्लोर पर सिर्फ मेघा रहती है। आखिर ये औरत है कौन और मेघा से क्यों मिलना चाहती है? लेकिन वो कुछ करता तब तक उनका फ्लोर आ गया और मीनाक्षी जी लिफ्ट से बाहर निकल गईं। ध्रुव और आर्यन भी तुरंत लिफ्ट से बाहर निकलने लगे थे, लेकिन रोहन ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया और लिफ्ट को पैर से रोक दिया। वहीं मेघा डोरबेल की आवाज सुनकर दरवाजा खोलने आई, लेकिन तभी उसे रोहन की वीडियो कॉल आई। मेघा ने कॉल रिसीव की और वीडियो कॉल पर अपने ही दरवाजे के बाहर देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो गई। दरवाजे के बाहर मीनाक्षी जी खड़ी थीं। वो उनकी एक झलक से ही उन्हें पहचान चुकी थी। वो क्लूलेस होकर खुद से बोली, ये यहां क्या कर रही हैं? मीनाक्षी जी को रोहन की वीडियो कॉल पर देखकर मेघा के होश उड़ चुके थे। उसने जल्दी से रोहन का कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने कपड़ों की तरफ देखा। आज वो स्टूडियो नहीं जा रही थी, इसलिए उसने बहुत ही सिंपल से कपड़े पहने हुए थे और उसकी हालत भी थोड़ी खराब सी थी। बाल पूरे मेसी लग रहे थे और उस लुक में वो कियारा नहीं, पूरी मेघा लग रही थी। एक तरफ वो खुद को ठीक करने के लिए जल्दी से अंदर रूम की तरफ भागी, तो वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी जी बार बार डोरबेल बजाई जा रही थी। अंदर मेघा डोरबेल सुन सुनकर परेशान हो रही थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, अगर मीनाक्षी आंटी थोड़ा इंतजार करने के बाद खुद ही वापस चली जाएं, तो कितना अच्छा होता। लेकिन मैं जानती हूँ वो भी अपने बेटे की तरह जिद्दी हैं। वहीं दूसरी तरफ रोहन ने दोबारा मेघा को कॉल किया और बोला, क्या तुम दरवाजे पर खड़ी लेडी से नहीं मिलना चाहती? मेघा को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहन से क्या कहे और क्या नहीं। रोहन फिर से बोला, मेघा मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम उनसे नहीं मिलना चाहती? मेघा परेशान होते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, वो मेरे एक्स हस्बैंड की मॉम है। रोहन परेशान होते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए? मेघा रोहन का सवाल सुनकर सोचने लगी कि वो रोहन की हेल्प किस तरह से ले सकती है। लेकिन रोहन के साथ बच्चे भी थे और वो नहीं चाहती थी कि मीनाक्षी जी ध्रुव और आर्यन को देखे। इसीलिए वो तुरंत रोहन को रोकते हुए बोली, नहीं, बस तुम बच्चों का ध्यान रखना और उन्हें लेकर यहां मत आना। हाँ ठीक है, बच्चे मेरे पास हैं और बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो मेघा। लेकिन तुम ये सब कैसे हैंडल करोगी? डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगी, कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी दरवाजे के उस पार से तेज आवाज आई, मिस कियारा दरवाजा खोलो। मैं जानती हूं तुम जानबूझकर दरवाजा नहीं खोल रही हो, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम घर पर ही हो, इसीलिए जल्दी से दरवाजा खोलो। तुमसे मिले बिना मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी और नहीं खोला तो मैं कल फिर वापस। तभी अचानक मीनाक्षी जी की बोलती एकदम से बंद हो गई। उन्होंने सामने की तरफ देखा तो एक लड़की बहुत ही अजीब सी ड्रेस पहने उनके सामने खड़ी थी, जिसे देखकर उनकी भौहें सिकुड़ गईं। उस लड़की के बाल कलर्ड थे और चेहरे पर बेहद डार्क मेकअप था। मल्टी कलर का गाउन पहने वो लड़की बिल्कुल जोकर लग रही थी। उसके चेहरे से तो ऐसा लग रहा था जैसे साल भर का मेकअप एक ही दिन कर लिया हो। मीनाक्षी जी हैरानी से उसे देख रही थी। उन्होंने सुना था कि कियारा काफी मॉडर्न है, लेकिन उन्हें कियारा फिलहाल बहुत ही अजीब लग रही थी, जिसे ना कपड़े पहनने की अकल थी और ना ही मेकअप करने की। मेघा मीनाक्षी जी की तरफ देखते हुए बोली, आप कार्तिक सिंघानिया की मॉम है ना? सॉरी, कल रात मैं पार्टी में गई थी और वहां से आने में लेट हो गया, तो अभी बस मैं सो ही रही थी, इसलिए दरवाजा खोलने में वक्त लग गया। मीनाक्षी जी मुंह बनाते हुए बोली, तुम वही फेमस डिजाइनर कियारा हो ना, जिसे मेरी बहू ने हायर किया था? तुम्हें देखकर यकीन तो नहीं हो रहा है। मेघा हंसी और बोली, क्यों, आपको मेरी ज्वेलरी डिजाइन देखे बिना यकीन नहीं हो रहा?
क्या मैं आपके लिए प्रूफ के तौर पर अपनी डिजाइन लेकर आऊं? मीनाक्षी जी तुरंत बोली, नहीं, मुझे किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। बोलते हुए वो बिना बुलाए फ्लैट के अंदर आ गई। फ्लैट के अंदर देखते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने वो कौन सी दुनिया में आ गई हूं। हर एक चीज अस्त व्यस्त दिखाई दे रही थी। फिर उन्होंने वापस कियारा की तरफ देखा। वो उसके चेहरे को बहुत ज्यादा गौर से देख रही थी, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही हूं। कियारा को देखते हुए वो मन ही मन बोली, इसमें मेघा की छवि तो दिखाई देती है, लेकिन फिर भी इसमें और मेघा में जमीन आसमान का अंतर है। ये मेघा नहीं हो सकती। मेघा उन्हें सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, क्या हुआ? आपको मेरी ड्रेस पसंद नहीं आई क्या? या फिर मुझे देखते हुए आपका मन नहीं भर रहा है? इतनी अच्छी लग रही हूं क्या मैं आपको? मीनाक्षी जी ने मुंह बनाया और बोली, मुझे तुम्हें देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, और यहां मैं तुम्हें देखने आई भी नहीं हूं। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूं कि कार्तिक चाहे तुम्हें कितना ही पसंद क्यों ना कर ले, लेकिन तुम्हारी शादी कार्तिक से नहीं हो सकती। तुम सिंघानिया परिवार की बहू कभी नहीं बन सकती। मेघा हंसी और बोली, अब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मिस्टर सिंघानिया मुझे इतना पसंद करते हैं कि जल्दी ही मुझसे शादी करने वाले हैं। तो आप भी मुझे अपनी डॉटर इन लॉ बनाने की तैयारी कर लीजिए। आप एक परफेक्ट टिपिकल सास बन सकती हैं। ये सब मेघा उन्हें और प्रोवोक करने के लिए कह रही थी। तभी मीनाक्षी जी सरकास्टिकली बोली, तुम्हारी सास बनने से अच्छा तो मैं मर जाऊं। ऐसे ख्वाब देखना बंद करो जो मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। मेघा कुछ सोचते हुए बोली, मैंने सुना है मिस्टर सिंघानिया की पहली बीवी मुझ जैसी दिखाई देती है, तो क्या आपको मुझे देखते हुए डर नहीं लगा? I mean, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं उनकी पहली बीवी की भूत हूं, इसीलिए आप मुझसे अपने बेटे की शादी नहीं करवाना चाहती? मीनाक्षी जी हंसी और बोली, तुम उसका भूत नहीं हो, लेकिन किसी भूत से कम भी नहीं हो। बोलते हुए वो सिर से लेकर पैर तक मेघा को बड़े मजाक भरी नजरों से देखने लगी। मेघा उनके बिल्कुल करीब आई और बेहद गहरी आवाज में हंसते हुए बोली, आपको कैसे पता कि मैं भूत नहीं हूं? बोलते हुए उसकी आंखें बेहद बड़ी बड़ी थी और उसके बोलने का लहजा बहुत खतरनाक था, क्योंकि वो जानबूझकर एक्टिंग करने लगी थी ताकि मीनाक्षी जी परेशान हो जाएं और वहां से चली जाएं। एक पल के लिए मीनाक्षी जी की सांस हलक में अटक गई। वो अपने कदम पीछे लेने लगी। मेघा उनकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोली, क्या आपको मुझ में भूत दिखाई नहीं दे रहा? मीनाक्षी जी सहम सी गई थी। मेघा को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। वो जानती थी कि मीनाक्षी जी बहुत ज्यादा अंधविश्वासी हैं, इसलिए ही वो ये सब कर रही थी। मीनाक्षी जी कियारा से बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन अब वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो मेघा से भी हमेशा नफरत करती रही। आज तक उन्होंने कुहू को भी कभी प्यार से ट्रीट नहीं किया। ये सब सोचते हुए अब उन्हें और भी ज्यादा डर लगने लगा था कि कहीं मेघा भूत बनकर बदला लेने के लिए तो वापस नहीं आ गई, क्योंकि जब से मेघा की हमशक्ल कियारा आई है तब से ही उनकी जिंदगी में उथल पुथल मच चुकी थी। वो किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए बोली, अगर तुम भूत भी हो तो मैं सिर्फ तुमसे इतना कहने आई हूं कि मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाना बंद करो। अभी वो तुम्हें पसंद कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब होने दूंगी। तुम जैसी लड़की की शादी मैं अपने बेटे से कभी नहीं करूंगी। मेघा सरकास्टिकली हंसी और बोली, मुझे तो लगा आप यहाँ मुझसे ढेर सारी बातें करने आई हैं, लेकिन आप तो मुझे डराने धमकाने आई हैं। क्या आप टिपिकल इंडियन ड्रामा की तरह अपने साथ चेक भी लेकर आई हैं, जिसमें आप साइन करती और
मेरी तरफ बढ़ाकर कहती कि तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिल जाएगी, बस मेरे बेटे को छोड़कर चली जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं सिंघानिया परिवार अब बहुत ज्यादा कंजूस हो गया है? बोलते हुए मेघा मीनाक्षी जी के बिल्कुल करीब आ गई थी और उन्हें घूर घूर कर देखने लगी थी। उसकी वो खा जाने वाली नजरें और उसका वो हुलिया मीनाक्षी जी को और भी ज्यादा डरने पर मजबूर कर रहा था। वो तुरंत वहां से दरवाजे की तरफ भागने लगी। उन्हें भागते हुए देखकर मेघा भी उनके पीछे पीछे भागी और उन्हें रोकते हुए बोली, क्या हुआ? अब आप कहाँ जा रही हैं? अरे डरिए मत, हम आराम से बात करते हैं, बैठकर चाय पीते हैं। मीनाक्षी जी ने पलटकर पीछे की तरफ देखा। मेघा को अपने पीछे आते हुए देख उन्होंने अपनी स्पीड भी तेज कर ली। वो बाहर लिफ्ट की तरफ आई, लेकिन लिफ्ट बंद थी। वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ भागी। मेघा उनके पीछे पीछे भागती हुई आई और उन्हें सीढ़ियों से उतरते हुए देख कर बोली, अरे ध्यान से, कहीं आपके पैर में मोच ना आ जाए। अगर आपको चोट लग गई तो इस उम्र में हड्डियां भी ठीक नहीं होती हैं। बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि अब तक मीनाक्षी जी वहां से जा चुकी थी। वो बिल्डिंग से बाहर आई और गाड़ी में बैठते हुए ड्राइवर को तुरंत गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहा। गाड़ी में बैठकर उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और कार्तिक को फोन करके गुस्से और डर से बोली, तुम्हें इस लड़की में क्या नजर आया कार्तिक? ये लड़की सिर्फ लालची ही नहीं बल्कि चुड़ैल है, एक लाल बालू वाली चुड़ैल। अब अगर तुम इस लड़की के आसपास भी मुझे दिखाई दिए ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कार्तिक, जो मिस्टर ओबरॉय के साथ हुई अपनी डील को सेलिब्रेट करने की सोच रहा था, मीनाक्षी जी की बात सुनकर वो शॉक्ड रह गया। पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन फिर वो तुरंत बोला, अब कियारा से मिलने गई थी मॉम? मीनाक्षी जी गुस्से से बोली, कियारा नहीं, चुड़ैल कहो। कार्तिक उनकी बात बीच में ही काट कर बोला, प्लीज मॉम चुप हो जाइए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आप कियारा से मिलने गई ही क्यों? आपको क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? मीनाक्षी जी फ्रस्ट्रेट होकर बोली, ताकि मैं देख सकूं कि आखिर जूही को छोड़कर तुमने पसंद किसे किया है। लेकिन अब मैं आखिरी बार तुम्हें बता रही हूं कि तुम कियारा से शादी बिल्कुल नहीं करोगे। तुम्हें जूही नहीं पसंद है तो ठीक है, जूही से भी अच्छी लड़की मिल जाएगी, लेकिन कियारा तो बिल्कुल नहीं। कार्तिक भी झल्ला कर बोला, प्लीज मॉम चुप हो जाइए, आपने पक्का किसी और को देखा होगा। लेकिन एक बात आप मेरी ध्यान से सुनिए मॉम, अब आप कियारा के पास बिल्कुल नहीं जाएंगी। अपनी बात बोलकर कार्तिक ने गुस्से से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। आरती जी फोन की तरफ देखती रह गई। वहीं फ्लैट में मेघा ने दरवाजा बंद किया और अपनी विग उतारी और अपने रूम में जाने लगी। तभी डोर बेल एक बार फिर से बजी। मेघा सोचने लगी कि अब कौन होगा। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने रोहन को देखकर उसने राहत की सांस ली। रोहन उसे देखते हुए अंदर आया और बोला, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मेघा परेशान होते हुए बोली, और मैं क्या करती, मुझे मीनाक्षी आंटी को यहां से भेजना था, तो मुझे जो समझ में आया मैंने कर दिया। रोहन कुछ सोचते हुए बोला, पर मेघा, अब तो तुमने उन्हें भेज दिया है, लेकिन अगर वो फिर से आ गई तो, या फिर कार्तिक और आर्यन और ध्रुव का आमना सामना हुआ तो? रोहन की बात सुनकर मेघा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों का सामना कार्तिक से हो, और अब तो उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना था। वो बड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे जल्द से जल्द कुहू को अपने साथ लेकर वापस जाना होगा। रोहन हैरान होते हुए बोला, क्या तुम कुहू को अपने साथ वापस लेकर जाने का सोच रही हो? मेघा ने फ्रस्ट्रेशन से अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया और बोली, तो और मैं क्या करूं? यहाँ पर सिंघानिया फैमिली और ओबरॉय फैमिली के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसका इफेक्ट कुहू के ऊपर हो सकता है, और मैं नहीं चाहती कि कुहू के बचपन पर कोई भी गलत असर हो। रोहन को आर्यन की बातें याद आने लगी। वो मेघा से कुछ बोलने को हुआ, लेकिन फिर चुप रह गया। मेघा सोफे पर बैठ गई और सोचने लगी कि
आखिर उसकी लाइफ में चल क्या रहा है। रोहन जाकर उसके पास बैठा और उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेघा उसकी तरफ देखकर बोली, ये सब इतना आसान नहीं है। मिस्टर सिंघानिया कुहू को लेकर काफी प्रोटेक्टिव हैं और वो इतनी आसानी से मुझे कुहू को यहां से ले जाने नहीं देंगे। रोहन कुछ सोचते हुए बोला, कुहू को किडनैप किया जा सकता है। उसका आइडिया सुनकर मेघा हंसने लगी और बोली, तुम आर्यन की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? ऐसे आइडिया सिर्फ वही दे सकता है। मेघा की बात सुनकर रोहन को भी अपने ऊपर हंसी आने लगी। वो सोचने लगा कि रोहन और आर्यन एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, जैसे एक बाप और बेटा। पर फिर वो मन ही मन बोला, मैं जानता हूं यह आइडिया थोड़ा क्रीपी है, लेकिन मेघा, मैं तुम्हारे लिए ये भी कर सकता हूं। मेघा सोफे से उठी और बोली, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूं, तुम निशा के पास वापस जाओ। बच्चे ना जाने क्या कर रहे होंगे, मैं तब तक शावर लेकर आती हूं, ओके? बोलकर मेघा वहां से चली गई। अभी मेघा को गए कुछ ही पल हुए थे कि डोर बेल एक बार फिर से बज गई। रोहन लिविंग एरिया में ही खड़ा था। वो दरवाजे के पास आया और दरवाजा खोला। सामने कार्तिक को देखकर वो एकदम शॉक्ड हो गया। क्या करेंगी अब मीनाक्षी जी कार्तिक को कियारा से दूर रखने के लिए? क्यों आया है अब कार्तिक मेघा के फ्लैट पर? और क्या रिएक्शन होगा कार्तिक का रोहन को मेघा के फ्लैट पर देखकर? जानने के लिए सुनते रहिए जानी तू कहां है।